और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सीमा के सभी मार्ग अब खुल रहे हैं। जी हां, सुबह गाजीपुर सीमा से पुलिस ने वो बैरिकेडिंग और बैरियर हटाने का काम शुरू कर दिया है जो किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे। भारी भरकम और मजबूत दीवारों को हटाने के लिए जेसीबी और क्रेन जैसी मशीनें लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किसान संगठनों ने गाजीपुर पर पहले ही अपने लगाए रोड़े हटा दिए और अब टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सारे बैरिकेड हटा दिए। बहादुरगढ़ जाने वाली ये सड़क अब खोल दी जाएगी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेन की मदद से जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो हटाए जा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो कटीले तार हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको भी समेटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक आदेश में ये कहा था कि ये किसी को हक नहीं है कि लंबे समय तक रास्ता जाम किया जाए, ब्लॉक किया जाए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं। कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सर? कितने महीने हो गए? 11 महीने। 11 महीने हो गए। पुलिस बैरिकेड हटा रही है। हाँ तो ठीक है, हटाने चाहिए। तो अब क्या रास्ता खुलने जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। हाँ, अपनी फसल बेचेंगे, मंगाओगे। आज कहेंगे हम भी सलाह करेंगे संयुक्त मोर्चे में, भाई रास्ते खुल गए, अब अपना दिल्ली की तरफ कुछ अपनी फसल बेचेंगे, पार्लियामेंट में बेचेंगे फसल। अच्छा, ये उम्मीद की जा रही है कि ये रास्ता खुल जाएगा। रास्ते तो खुलने चाहिए। तो जो आप लोग रास्ते तो खुलने चाहिए ना, जब रास्ते खुल जाएंगे जब बता देंगे। तो वो पुलिस बैरिकेड है। ट्रैक्टर चलेंगे ना, हमारे धान के भरे हुए ट्रैक्टर चलेंगे, उनको देखते हैं कि वे कहाँ रोकते हैं ना, कोई चलेंगे, हम भी चलेंगे, आप भी। तो अभी कोई पुलिस की बातचीत हुई आप? हमारी कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। ये कहा गया था जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अनंत काल तक सड़क पे रास्ता नहीं रोका जा सकता है। बता देंगे, दे देंगे जवाब। फसल भी तो बेच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं बेच लो, हमारी फसल पार्लियामेंट पे बिकेगी, धान ले आओगे, हम भी इसी रास्तों से जाएंगे ट्रैक्टर लेके। कोई अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई आप? कहीं की बात करें हम? ये जो सड़क के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि कहीं की बात करें, हम अपनी फसल बेचेंगे जब ट्रैक्टर का रास्ता हो जाएगा दिल्ली जाने का, जब बताओगे। लेकिन क्या ये जो आपने ये कहा ना, हमने बताया ना आपको। जी जी, आपको ये कहाँ दिखाई दे रहे? आप वो सड़क के ऊपर देखो ना, आप पहले वो हटा रहे हैं। वहाँ को गाड़ी चली जाएगी जब बताइयो। जी, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रियंका कश्यप भी मौजूद हैं। मैं बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या पुलिस ने खुद ही कोई निर्णय? ये खुद से ही हम लोगों का, जैसे आप देख रहे हैं 26 जनवरी से जो अरेंजमेंट चल रहा है, तो आज हम लोग ये हमारे जो बैरिकेडिंग है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये किसान नेताओं से भी कोई बातचीत हुई है? हम लोगों को जैसे आदेश आए, वी हैव गॉन अहेड विद दैट। रास्ता खुलने की कोई उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, रास्ता खुलने की बिल्कुल उम्मीद है, इसीलिए हम लोग बैरिकेड्स रिमूव कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस से भी बातचीत हुई है? कोऑर्डिनेशन में है। कोऑर्डिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं और पुलिस का ये कहना है कि रास्ता खुलने की पूरी उम्मीद है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हिमांशु, यानी देखिए राकेश टिकैत को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि रास्ता जरूर खुलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वो आगे जाएंगे, पार्लियामेंट में बेचेंगे अपनी फसल। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें संशय की तो अभी भी वो स्थिति बरकरार है, क्योंकि हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो पुलिस ने कई लेयर की, यहाँ से आप देखिए जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं यहीं से बैरिकेडिंग शुरू थी और आगे आप देखिए सामने जहाँ तक पुलिस ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं वहाँ तक बैरिकेडिंग थी, जिसमें लोहे की बैरिकेडिंग, कंटीले तार, ये सब कुछ था। अब ये धीरे धीरे यहाँ से देखिए हट गया है। अब यहाँ पर 3 लेयर के ये जो आपको सीमेंट के ब्लॉक नजर आ रहे हैं, उसके बाद लोहे की बैरिकेडिंग और कंटीले तार, इसके बाद आगे किसान बैठे हुए हैं। हमने जब राकेश टिकैत जी से पूछा कि क्या अब आप लोग यहाँ से हटेंगे, क्योंकि वहाँ से पुलिस अपनी बैरिकेडिंग हटा रही है, तो इस बात का कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रास्ता खुल गया है, तो अब वो धान बेचने के लिए आगे जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ पे ट्रैक्टर से वो धान बेचेंगे। और अब देखते हैं कि पुलिस फिर आगे कहाँ रोकती है। इस तरीके से जब हमने पुलिस से भी पूछा, पुलिस ने कहा भाई उनको तो उम्मीद है कि रास्ता खुल जाना चाहिए, लेकिन संशय भी बरकरार है, क्योंकि पुलिस ने अपनी ओर से तो रास्ता खोल दिया है, लेकिन इसके आगे थोड़ी दूरी पर किसानों के तमाम टेंट्स लगे हुए हैं और वो हटेंगे या नहीं हटेंगे ये स्थिति अभी साफ नहीं है। श्वेता, बिल्कुल
किसान आंदोलन में सड़कें रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आ रही है। दिल्ली में एक और बॉर्डर खाली हो गया है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सारे बैरिकेड हटा लिए हैं। बहादुरगढ़ जाने वाली ये सड़क अब खोल दी जाएगी। किसान आंदोलन के सिमटने की आहट, खाली होने लगे दिल्ली के बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई रंग लाने लगी। इस सड़क पर कुछ दिनों पहले तक किसानों का कब्जा था। यहां किसान कानूनों के खिलाफ नारे गूंजा करते थे, लेकिन अब इस सड़क की सफाई शुरू हो गई है। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक को हटाया जा रहा है। इसके लिए भारी भरकम जेसीबी लगाई गई है। कंक्रीट से जो मजबूत दीवार किसानों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसको भी अब हटाया जा रहा है। इस दौरान कोई किसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिना किसी विरोध के पूरी शांति से सड़क से सारी अड़चनें दूर की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर किसान पिछले साल 26 नवंबर से बैठे हुए हैं, तकरीबन 10 महीने बाद एक ऐसा मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस खुद बैरिकेडिंग हटाने का काम कर रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से स्याह अंधेरे में बाकायदा जेसीबी मशीन के साथ जो वहां पर काम है वो चल रहा है। तकरीबन 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। जो आप पीले रंग का बैरिकेड देख रहे हैं, इसके आगे दरअसल कीलें लगा हुई और सीमेंटेड बैरिकेड्स जितने भी थे उसको हटाने का काम चल रहा है। लेकिन 4 से 5 लेयर है, लिहाजा अभी हटाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। दो तस्वीरों में आप टिकरी बॉर्डर को देखिए। पहले यहाँ किसानों का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी सड़क वीरान नजर आ रही है। एक भी किसान यहाँ नहीं दिख रहा है। सड़कें रोकने को लेकर किसानों और सरकार के बीच लंबी खींचतान चली। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई तो खुद राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पर लिख दिया था कि रास्ता मोदी सरकार ने रोक रखा है। असल में रास्ते खुलने की बारी आई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से, जो उसने किसान आंदोलन को लेकर दिखाई थी। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरह विरोध करिए, लेकिन इस तरह सड़क रोक कर नहीं कर सकते। कानून पहले से तय है, हमें क्या बार बार यही बताना होगा। अब इस मामले को लेकर 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाली ये सड़क खुल गई है। तंसीम हैदर, आज तक। 2020 क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न लोगों को भारी पड़ रहा है। देश की बेइज्जती का राग अलाप रहे लोगों का जश्न का ये सफर जेल में खत्म हो रहा है। योगी राज में इस समझ से परे जश्न में कई जिलों में केस दर्ज हुए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के कसीदे बन गए कांटे। यूपी में बाबर की बढ़ाई करके बुरे फंसे। पाक की जीत पर जश्न ने खिलाई जेल की हवा। योगी राज में पाकिस्तान का राग नहीं चलेगा। नोएडा के सेक्टर 20 थाने के बाहर गुस्से में भरे ये बजरंग दल, शहीद भगत सिंह सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने थाना घेर लिया इस मांग पर कि क्रिकेट मैच में पाक की जीत के बाद अलग अलग जगहों पर जिस तरह देश के खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर सख्ती हो और ऐसा करने वालों को पकड़ा जाए। नोएडा में प्रदर्शन से पहले ही योगी राज में कई शहरों में सख्त एक्शन हो चुका था। पाकिस्तान ने एक अदद जीत क्या दर्ज की, इस पर यूपी में कई जगह जश्न मने, नारे लगे और सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया गया। जब अपने ही देश की बेइज्जती करने वाले सुर निकले तो यूपी में कम से कम 4 जिलों में ऐसा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली, बदायूं, सीतापुर और आगरा में गिरफ्तारियां हुई। आगरा के आरबीएस कॉलेज में पाक की जीत के बाद देश विरोधी नारे लगने लगे। पुलिस एक्शन में आई और 3 कश्मीरी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तीनों आरोपी छात्रों के कब्जे से मोबाइल बरामद किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चैट में भी पाक की जीत के कसीदे कहे गए हैं। एक वाकया सामने आया जिसमें कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद कुछ ऐसे टिप्पणी किए गए थे जो देश विरोधी थे। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। बरेली के इज्जत नगर इलाके में भी 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। एक आरोपी तो सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल अर्श अली मलिक है। आरोप है कि वो पाक की जीत पर जश्न मना रहा था। लोगों ने ऐतराज किया तो उनको मलिक ने धमकाया। एक वादी के द्वारा थाना इज्जत नगर पे तहरीर दे। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए, अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में आगे की रणनीति किस तरीके से रहने वाली है, चुनाव के लिहाज से जाहिर तौर पर संभावना जताई जा रही है कि अब जब अमित शाह वहां पहुंचे तो इस बाबत भी बातचीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे और बाकायदा वहीं पर स्वागत करने एयरपोर्ट पर ही पहुंचे जहां पर अमित शाह यहां पर उतरे। उसके बाद आगे के कई कार्यक्रम अमित शाह के श्वेता रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। एक तरह से कह लीजिए कि मिशन यूपी जो है उसका आगाज हो चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज अमित शाह जो है डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन पर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही साथ शाह जो हैं वो अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें, अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं लखनऊ। क्या कुछ और किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, सबसे पहले यहां से कहां जाएंगे, बताएं। देखिए, बिल्कुल श्वेता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है क्योंकि आज खुद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका यहाँ पे आना। न सिर्फ सदस्यता अभियान की वो शुरुआत करने वाले हैं, एयरपोर्ट से ठीक सीधे पहुंचने वाले हैं वो डिफेंस एक्सपो मैदान में, जहां पर 11:30 बजे कार्यक्रम होगा। 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू होने वाला है। इसके साथ ही साथ लगभग 2 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अवध प्रांत की एक बैठक भी होनी है और तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। इसके अलावा शाम को कोर कमेटी की बैठक भी होनी है प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री, संगठन प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद होंगे। एक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले सरकार के कामों के आकलन के तौर पे आने वाले चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी होगी, तो उस लिहाज से भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ संगठन के कार्यों की समीक्षा बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशियों का चयन होना है उस मायने में भी कहीं ना कहीं आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वृंदावन योजना में जो कार्यक्रम होना है, जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, वहां पे एक नए टारगेट के साथ में बीजेपी आज इस अभियान की शुरुआत कर रही है। बिल्कुल, और देखिए अभिषेक, 2014 के आम चुनाव के बाद जब अमित शाह को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा और इतनी सीटें वहां पर आ पाएंगी। एक बार फिर से उसी संगठन को मजबूत करने की तैयारी के साथ रण में उतरे अमित शाह। देखिए, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो बहुमत हासिल किया उसका दारोमदार अमित शाह पर जाता है। बूथ को मजबूत करना और हर बूथ पे अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाना, ये टारगेट बीजेपी ने रखा था और इस बार भी वही चुनौती है। हर बूथ तक पहुंचने की कवायद है और खुद अमित शाह का लखनऊ में आना एक इस बात को सीधा संकेत देता है कि आने वाले समय में, चूंकि अब चुनाव में 3 महीने का ही वक्त बचा है, तैयारियां जोरों पर हैं, संगठन के अभियान भी चल रहे हैं और जब से धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए चुनाव समिति के, उसके बाद भी कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उस स्तर पर बीजेपी को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 2022 और चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में वो पूरी भूमिका को बनाते हुए कहीं ना कहीं आगे की रणनीति आज बहुत महत्वपूर्ण होगी।
बैठकों का दौर चलेगा और नए सदस्यता अभियान के साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी एक बड़े तबके को जोड़ने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल अभिषेक, और आज एक खूबसूरत तस्वीर भी शायद वो सामने आने वाली है जिसमें बीजेपी के जो सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। आप चाहे हम इनकी बात करें या फिर युवा कार्यकर्ता जो कि संगठन की शक्ति माने जाते हैं, और बीजेपी का चाहे सोशल मीडिया विंग कह लीजिए या युवा मोर्चा, तमाम पिछड़े मोर्चा, जितने मोर्चा लगातार पिछले 3-4 महीनों से अभियान चला रहे हैं, उन सबके मद्देनजर भी एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। अमित शाह चूंकि एक रणनीतिकार माने जाते हैं, यूपी के चुनाव से लेकर के पिछले चुनाव में हमने देखा है, हर चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 300 प्लस का टारगेट एक बार फिर से लेके बीजेपी चुनाव में चल रही है और चुनौती काफी महत्वपूर्ण भी है, खुद मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बार चुनाव में है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए जमीन पर क्या जरूरत है और उम्मीदवारों को लेकर के श्वेता जिस तरीके की बात चल रही है, क्योंकि कई इस बार का जो एनालिसिस होना है वो परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, यानी कि कई ऐसे विधायक इस वक्त रेडार पे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। तो ऐसे में हर एक दावेदार का आकलन और हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से सारे समीकरणों को देखते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी जाने की तैयारी में है। बैठकों का दौर पहले ही चल रहा था, लेकिन आज अमित शाह की मौजूदगी लखनऊ में सिर्फ संगठन के स्तर पे नहीं लेकिन विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति के साथ संगठन और सरकार तीनों आपके समन्वय के साथ में बीजेपी चुनाव में जाने की तैयारी में है, जिसकी पूरी झलक आज उत्तर प्रदेश के इस दौरे में दिखाई देगी। बिल्कुल, और अभिषेक जो कार्यक्रम थे आपने उसके बारे में भी बताया, लेकिन साथ ही साथ देखिए 2022 का जो समीकरण है वो उतना आसान भी नहीं होने वाला है राजभर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के साथ उनके साथ जाने की बातें, लेकिन इन सब के बीच समीकरण कुछ बदले हैं और उन समीकरण को सही ढंग से सही तरीके से बैठाने की कोशिश भी अमित शाह की होगी आज जब वो लखनऊ पहुंचे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने स्तर को कैसे बनाए रखें। 300 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी ने 2012 के चुनाव में जीता था, उसको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। ओपी राजभर उस समय वहां हुआ करते थे, लेकिन आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी ही अभी उनके साथ में है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि इस बार के चुनाव में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन और जिस तरीके से वहां पर जो कुछ पिछले दिनों रहा उससे भी बीजेपी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूर्वांचल चूंकि बीजेपी का गढ़ माना गया है और वहां पर पार्टी को पिछले चुनाव में भी खासा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों को साधने की कवायद होगी। यही कारण है कि पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, ताबड़तोड़ योजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे पे हैं, हर दिन उनका दौरा हो रहा है और इस बीच में आने वाले समय में, क्योंकि 2022 में इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव, मायावती और देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों तरफ से चुनौती है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि रणनीति के साथ में बूथ को मजबूत करके और सरकार के कामों के दम पर ही इन चुनाव में जाने की तैयारी, और उसका समीकरण क्या होगा, रणनीति क्या होगी, इसका पूरा फिरबौर अब अच्छा। बिल्कुल, तो पूरे कार्यक्रम पर अभिषेक आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। ड्रग्स केस में मिनिस्टर और डायरेक्टर की लड़ाई अब दाढ़ी वाले तक आ गई है। जी हां, अब नवाब मलिक ने दाढ़ी वाले का दांव चला है। आरोप है कि जिस क्रूज से आर्यन को पकड़ा गया उसी क्रूज में एक दाढ़ी वाला शख्स भी सवार था। और मंत्री जी ने आज दाढ़ी वाले की पहचान भी बताई और ये दावा किया कि वो ड्रग्स रैकेट चलाता है, लेकिन एनसीबी के हाथ उस तक नहीं पहुंचे। समीर वानखेड़े ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। उस दिन वो व्यक्ति अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। सर, काशिफ खान को आप जानते हैं, कैसे आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि काशिफ खान आपके संबंध से उनको छोड़ा गया है? आराम से हाँ बोलिए। काशिफ खान को आप जानते हैं कि आप आरोप लगाया महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। नवाब मलिक ने न सिर्फ दाढ़ी वाले की पहचान बताई बल्कि उसका नाम और पता भी जारी कर दिया।
अब सवाल उठ रहे हैं कि क्रूज ड्रग्स केस में कौन है सच्चा और कौन है झूठा। आखिर क्रूज ड्रग्स केस की हकीकत क्या है? तो क्या ड्रग्स केस की नई पिक्चर है ये? दावा किया जा रहा है कि वीडियो उसी क्रूज का है जिसमें आर्यन खान सवार थे। इस वीडियो में वो दाढ़ी वाला शख्स भी है जिसका जिक्र महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक कर रहे हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है। उनका आरोप है कि वो एक इंटरनेशनल फैशन टीवी का इंडिया हेड है जो ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाता है। वो उस वीडियो में अपनी माशुका के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन एनसीबी ने उस दिन क्रूज से उसे नहीं पकड़ा। क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशुका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है। आर्यन केस के बहाने नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल दाग रहे हैं। उनका आरोप है कि नारकोटिक्स ब्यूरो फर्जी तरीके से उगाही के लिए लोगों को पकड़ता है और असली मुजरिम बेखौफ घूमता रहता है। दाढ़ी वाला इसी कड़ी में नया किरदार है। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? मिनिस्टर और डायरेक्टर की जंग खत्म ही नहीं हो रही। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर पहले उगाही के लिए बॉलीवुड के सितारों को परेशान करने का आरोप लगाया और देखते ही देखते आरोपों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। इसमें फर्जी जाति सर्टिफिकेट से IRS अफसर बनने और फिर धर्म का एंगल भी जुड़ गया। डर लगने लगा है। कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है। 59 का मेरा जन्म है। महाराष्ट्र के निर्मिति के पहले से परिवार तो ठीक है, नवाब मलिक भी इसी राज्य का एक नागरिक है। तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र का नहीं? नवाब मलिक मराठी नहीं? यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है, उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप एक मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए। तो ये आप टोटली आपकी ओथ के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। हालात ये हो गए कि ड्रग्स केस में जांच करने वाले वानखेड़े को न सिर्फ जांच का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। कल उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस के खिलाफ अर्जी भी लगाई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक तो नहीं लगी। पर कोर्ट ने 3 दिन पहले नोटिस देने का फरमान जरूर सुनाया। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन रिहाई का अब भी इंतजार है। और अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी जेल पहुंचेगी, कागजी कार्रवाई होगी और फिर आर्यन ऑर्थर जेल से बाहर आ पाएंगे। इसमें कल तक का वक्त भी लग सकता है। मन्नतें पूरी हो गई। 25 दिनों का वो बुरा वक्त बीत गया। शाहरुख के घर खुशियों भरे दिन लौट आए। बेटे की रिहाई का आदेश आ गया। अब जेल से बाहर आने का इंतजार है। कागजी कार्रवाई के बाद आज बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल से घर आ सकते हैं। जमानत की खबर मिलते ही शाहरुख की मन्नत में खुशियां छा गई। घर के सबसे छोटे शहजादे अबराम चहकने लगे।
भाई के घर आने की खबर से खुश होकर ऊपर नीचे करने लगे, छत पर आकर हाथ हिलाने लगे। पिता शाहरुख की तरह वो भी फैंस को शुक्रिया कर रहे थे। अब्राहम को कई बार पीछे खींचा जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शाहरुख खान भी पहली बार रिलैक्स दिखे। आर्यन की जमानत का आदेश आते ही पहली बार किसी तस्वीर में पोज देते दिखे शाहरुख। लीगल टीम के साथ खिंचवाई इस तस्वीर में शाहरुख के चेहरे से तनाव गायब था। वो राहत महसूस कर रहे थे। 25 दिन बाद दिल का टुकड़ा रिहा होने जा रहा है। जमानत मिलने के बाद आर्यन की पैरवी करने वाले जाने माने वकील सतीश मान शिंदे ने सत्यमेव जयते कहा। निचली अदालत में आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सत्यमेव जयते कहा था। मान शिंदे के बयान को इसी का जवाब माना जा रहा है। शाहरुख के घर के अंदर दिवाली से हफ्ते पहले का जश्न था तो बाहर पटाखे जलाए जा रहे थे। शाहरुख के चाहने वाले बैनर पोस्टर के साथ उनकी खुशी में शरीक थे। खुशी के इस पल के साथी बनने के लिए कई दोस्त मन्नत भी पहुंचे। मलाइका अरोड़ा उन सितारों में शामिल थी जो आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख के घर पहुंची। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल ही आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी, लेकिन कागजी कार्रवाई में आज दिन भर का वक्त लग सकता है। संभव है आर्यन के लिए आर्थर जेल का गेट आज शाम या कल खुले। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को हाई कोर्ट ने बेल दिया है। आर्यन को जेल में जमानत की जानकारी कल शाम 6 बजे खाना देने के वक्त दी गई। बेल की खबर मिलते ही आर्यन ने मुस्कुराकर जेल के कर्मचारी को थैंक्स कहा। फिर आर्यन ने बैरक के कुछ कैदियों को भी इसकी जानकारी दी। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आर्यन खान क्या आज ही मन्नत वापस पहुंच पाएंगे? काफी कुछ निर्भर करेगा कानूनी प्रक्रियाओं के ऊपर। सबसे पहले कोर्ट की तरफ से डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से रिलीज ऑर्डर आर्थर रोड जेल प्रशासन तक पहुंचना है और ये पूरी प्रक्रिया शाम के 5:30 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद कागजी कार्रवाई भी आर्थर रोड जेल में होनी बाकी है। ये सब होता है उसके बाद ही आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आ पाएंगे, नहीं तो मामला शनिवार के लिए टल जाएगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। 2 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक की यात्रा आर्यन खान कभी याद नहीं करना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन 26 दिनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसे याद रखें, क्योंकि इन 26 दिनों में एक फिल्मी सितारे का बेटा संदिग्ध हो गया, आरोपी बन गया। इन 26 दिनों में आर्यन के साथ क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख पर तारीख, दलील पर दलील, और आखिरकार 26 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगाई तो परिवार की मानो मन्नत पूरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो, लेकिन वो बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग्स चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन के सलाखों के पीछे जाने की कहानी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर की रात को, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज में हो रही पार्टी पर छापा मारा था, जहां आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज के साथ पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। देर रात ड्रग्स मामले में आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा तो 3 अक्टूबर को आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद 4 अक्टूबर से कोर्ट में पेशी के साथ जमानत का सिलसिला शुरू हुआ।
वकील सतीश मानशिंदे को आर्यन की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन एक के बाद एक तारीख मिलती गई और आर्यन की जमानत खारिज होती चली गई। 8 अक्टूबर को आर्यन खान को आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया। इस बीच एक के बाद एक सबूतों के दावे सामने आते रहे। एनसीबी फुल एक्शन में दिखी। आर्यन केस में शाहरुख के ड्राइवर से लेकर अनन्या पांडे तक से लंबी पूछताछ का दौर चला। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। 11 अक्टूबर को आरोपियों के वकील ने विशेष अदालत का रुख किया। 13 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। जहां आर्यन खान को आज फिर जमानत नहीं मिली और शाहरुख खान के घर मन्नत में फिर से सन्नाटा छा गया। एनसीबी ने आर्यन पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए। मामला महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार का होने लगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरे पर आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। 21 अक्टूबर को जैसे ही परिवार को आरोपियों से मुलाकात की इजाजत मिली, शाहरुख खान सुबह सुबह आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंच गए। करीब 18 दिन बाद 18 मिनट शाहरुख खान ने आर्यन से बात की, जिसके बाद वो बिना मीडिया से बात किए चुपचाप आर्थर रोड जेल से वापस रवाना हो गए। शाहरुख ने आज आर्यन से जेल में जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें 30 अक्टूबर तक बढ़ी आर्यन की न्यायिक हिरासत। ये बड़ी खबर इस वक्त इस मामले में आ रही है। एनडीपीएस कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद केस हाईकोर्ट में जा चुका था, जहां अब शाहरुख की सारी उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी थी। इस बार दिल्ली से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 दिन तक दलीलों का सिलसिला चला। 2 दिन की सुनवाई के बाद भी जमानत पर फैसला नहीं आया। आखिरकार आज वो दिन आया जब आर्यन खान की जमानत पर मुहर लग गई। आज तक ब्यूरो।